नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पर, जिसमें हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लेक्चर 3.5 की। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधक वर्ण कोड। हमको ये समझना होगा, ये जानना होगा कि प्रतिरोधक वर्ण कोड होते क्या हैं, ठीक, इनका उपयोग क्यों किया जा रहा है, हम इन्हें क्यों पढ़ें, या हम इन्हें पढ़ेंगे तो इसे पढ़ने से फायदा क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, चलिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखी है। ठीक है, ये टेबल जो है, ये टेबल आपको मदद करेगी ये जानने में कि आपके हाथ में जो प्रतिरोध है उसका मान कितना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रतिरोध तो सिंपल वायर के फॉर्म में होता है। वायर, एक आप कोई भी तार ले लेंगे, वो भी तो एक प्रतिरोध ही है। ठीक है, आप तार की सहायता से काफी उपकरणों को जोड़कर आप चलाते हैं, वो सब प्रतिरोध ही तो है। सभी तार में अपना अपना प्रतिरोध होता है। ठीक है, जो तार के रूप में प्रतिरोध होते हैं उनका मान तो लिखा होता है। जब आप उसे दुकान से परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो वो भी बता देगा कि इसका प्रतिरोध कितना है। ठीक है, लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, आपके मोबाइल फोन की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी प्रतिरोध लगे होते हैं। ठीक है, वो प्रतिरोध इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तभी दिखेंगे। कुछ तो इतने छोटे होते हैं कि वो नेकेड आई से दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, आपको लेंस का यूज करना पड़ेगा तब वो दिखाई देंगे। ठीक है, तो इतने छोटे होते हैं वो प्रतिरोध, उनको हम लोग कार्बन प्रतिरोध यानी कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हम लोग जो तार के रूप में जो प्रतिरोध होता है उसका मान तो हम जानते हैं, आसानी से हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि इस तार का प्रतिरोध कितना है। लेकिन जो प्रतिरोध कार्बन प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, कार्बन प्रतिरोधों की अगर मैं बात करूं तो कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं उसका मान आपको लिखने के लिए उस पर इतनी जगह नहीं होती है, वो खुद इतना स्मॉल होता है, छोटा होता है कि हम उस पर उसका मान नहीं लिख सकते हैं। तो इसी के लिए हमने क्या किया है, एक टेबल को डिजाइन किया है। ठीक है, इस टेबल की सहायता से आप किसी भी कार्बन प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, उसको देखकर ही बता सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम और आप ये समझेंगे कि किसी भी प्रतिरोध का मान हम लोग निकालेंगे कैसे, या फिर इस टेबल को हम लोग यूज कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक प्रतिरोध बनाया हुआ है, कुछ ऐसा ही दिखता है कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, इसमें अब देखिए दोस्तों, कुछ कार्बन प्रतिरोध ऐसे होते हैं जिनमें कि 3 रेखाएं आपको मिलेगी। एक्चुअली वो रेखाएं कहना गलत होगा, वो क्या होते हैं, वो एक वृत्ताकार बैंड होते हैं। मतलब वो पूरे प्रतिरोध के चारों ओर ऐसे बैंड के रूप में पट्टियां बनी होती हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार पट्टियां पूरे बैंड पर ऐसे चारों तरफ बनी होती है। ठीक है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 होती है। मैं 4 वाला केस लेके चल रहा हूं, और जिसमें 3 होगी उसको एक बार हम लोग वो वाला केस भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए, अब आप दोस्तों सबसे पहले तुमको ये ध्यान देना होगा ना कि इसमें पहला बैंड कौन सा है, दूसरा बैंड कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ठीक है, अच्छा, अब इसको जरा ध्यान से देखिए, इसमें 2 कॉर्नर है। ठीक है, 2 कॉर्नर है, पहला साइड, दूसरा साइड। किसी एक कॉर्नर से ज्यादा दूरी पर पट्टियां होंगी और किसी एक कॉर्नर के पास में पट्टियां होंगी। ठीक है, तो जिस कॉर्नर से, जिस वाले सिरे से दूर हो पट्टी, उसको पहला मानते हैं। देखिए, ये वाला इस वाले कॉर्नर से दूर है, ये बैंड, ये जो बैंड बन रहे हैं कलर बैंड, ये पहले वाले सिरे से दूर हैं, और दूसरे वाले सिरे से देखिए ये वाला बैंड पास में है, तो हम लोग पहला इसे मानेंगे। ये फर्स्ट हो गया, देन ये सेकंड हो गया, ये ऑरेंज थर्ड हो गया, और गोल्डन वाला ये 4 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे, पहला बैंड हमारा कौन से कलर का है, ब्लू। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज को, कभी कभी लोग उल्टा गिनने लगते हैं, जिधर से पास होगा उधर से नहीं गिनेंगे, जिधर से दूर होगा उधर से गिनेंगे, वो बैंड हमारा पहला बैंड होगा। ठीक है, तो देखिए, यहां से बैंड हमारा ये ज्यादा दूरी पर है, यहां से दूरी कम है, तो ये दूरी ज्यादा है, तो इसको पहला बैंड मानेंगे, यानी पहला बैंड हमारा ब्लू है, दूसरा रेड, तीसरा ऑरेंज, चौथा गोल्डन। चलिए भाई, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध को हम लोग R से लिखते हैं, गुड, ओके। अब देखिए, पहला बैंड है ब्लू, मतलब पहले आप ब्लू में जाइए, ब्लू कहां लिखा है, ये लिखा है ब्लू, और ब्लू के आगे कौन सा अंक है, ब्लू के आगे देखिए 6 लिखा है, इसका मतलब यहां लिख देंगे 6। ठीक है, ओके। दूसरा बैंड कौन से कलर का है, दूसरा बैंड है रेड कलर का। जब दूसरा बैंड रेड कलर का होगा तो आप फिर से आइए टेबल पे और देखिए रेड कहां पे है, रेड यहां पे है। ठीक है, और रेड के सामने कौन सा अंक लिखा है, रेड के सामने लिखा है 2, यानी अब हम यहां क्या लिख देंगे, 2।
ठीक है, पहला ब्लू था तो ब्लू के लिए लिखा 6, दूसरा रेड था तो रेड के लिए लिखा 2। ठीक, फिर कौन सा बैंड है, तीसरा बैंड है ऑरेंज। और दोस्तों अगर किसी प्रतिरोध में 4 बैंड हैं तो पहले और दूसरे बैंड किसको दर्शाते हैं, अंक को दर्शाते हैं। तो पहले बैंड का अंक 6 लिख दिया और दूसरे बैंड का अंक 2 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद तीसरा बैंड जो होता है वो अंक को नहीं दर्शाता, वो किसको दर्शाता है, गुणांक को, कोफिशिएंट को। ठीक है, तो यानी कि ऑरेंज जो है वो गुणांक को दर्शा रहा है ना कि अंक को। ठीक, तो आइए देखिए ऑरेंज कहां पे है, ऑरेंज ये है, ऑरेंज का गुणांक कितना है 10 की पावर 3, तो इसके इनटू में क्या लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, चलिए भाई, और चौथा बैंड क्या दर्शाता है, चौथा बैंड ना तो अंक को दर्शाता है ना गुणांक को दर्शाता है, बल्कि चौथा बैंड किसको दर्शाएगा दोस्तों, ये सहारता यानी कि टॉलरेंस को दर्शाएगा। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे, पहले यहां देख लेते हैं। ठीक है, ये जितना भी प्रतिरोध आएगा इसको हमने लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद जो सहारता होती है, टॉलरेंस होती है, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ±5%। ठीक, और ये जो भी रिजल्ट आएगा मात्रक क्या होगा, ओम होगा, क्योंकि प्रतिरोध को हम लोग किस में नापते हैं दोस्तों, ओम में। ठीक है, चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, R = 6.2 × 10 रेज़ टू द पावर 4 ±5% ओम। ठीक है, चलिए भाई इतनी चीज तो समझ गए होंगे। अच्छा, अब बात करेंगे कि सहारता क्या होती है। देखिए दोस्तों, कभी भी किसी भी चीज का प्रतिरोध, जैसे हम प्रतिरोध की बात कर रहे हैं ना अभी, है ना, आप जानते हैं वैसे भी इस संसार में कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, सबके मान में उतार चढ़ाव, ठीक है, ये सब तो चलता ही रहता है। तो यहाँ प्रतिरोध के मान में भी उतार चढ़ाव होते हैं। जी हाँ, ठीक है, कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण हम इसको महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, मेजर करके हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से रेजिस्टेंस फ्लक्चुएट करते हैं। ठीक है, तो हर रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन होता है हर रेजिस्टेंस में। ठीक है, किसी में बहुत थोड़ा होता है कि आप उसे कांस्टेंट मान सकते हैं, दैट इज ओके, लेकिन फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत होता है। अब ये क्या बता रहा है, यहां पे लिखा है 6.2 × 10 की पावर 4, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतना प्रतिरोध है, समझ में आ गया। यहां लिखा है प्लस माइनस फिर 5%, इसका मतलब इसका ये जितना भी आएगा 6.2 × 10 की पावर 4 का कितना लेंगे, 5% लेंगे। 5% निकाल लीजिए। ठीक है, 5% निकालेंगे कितना आएगा, 6.2 × 10 की पावर 2 × 5 ये आएगा। और इतना मान ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 5% ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इसमें 5% जोड़ दीजिए और इसमें 5% घटा दीजिए, इतना फ्लक्चुएशन हो सकता है। ठीक, तो ये है इसका मान। जैसे अगर मैं लिखता हूं किसी जैसे हमने लिखा, मान लीजिए किसी तार का प्रतिरोध कितना है 1000 ± 2%, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 में पहले तो 1000 का 2% निकालिए, 1000 का 2% निकालेंगे आप कितना आएगा, ये आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि तार का जो प्रतिरोध है वो 1000 + 20 से लेकर कहां तक वेरी करेगा, 1000 + 20 से लेकर 1000 - 20 तक वेरी करेगा। मतलब ये हो जाएगा 1020 से 980, इतना वेरी करेगा। मतलब तार का प्रतिरोध 980 से ज्यादा और 1020 से कम कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये टॉलरेंस को हम लोग ऐसे प्लस माइनस करके लिखते हैं। जैसे हम लोग 11वीं क्लास में प्रतिशत त्रुटि निकालने के बाद उसको प्लस माइनस करके लिख रहे थे, वैसे वही काम यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, उसका भी वही मतलब था कि रीडिंग इतना ऊपर और इतने नीचे जाना संभव है, वही काम इसमें हो रहा है कि 5% ऊपर और 5% नीचे जा सकती है वैल्यू। ठीक, चलिए तो दोस्तों इस तरह से हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं कि कैसे किसी कार्बन प्रतिरोध को हम लोग प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे अगर कभी आप टीवी वगैरह देखेंगे तो जब आप टीवी को खोलेंगे तो उसके अंदर एक ग्रीन रंग की एक चिप निकलती है, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स उसमें यही सब होता है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये इन्हीं की बात करते हैं। तो जब उस पे छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं वो कार्बन रेजिस्टेंस ही होते हैं। जब आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको उन पर यही सारी पट्टियां मिलेगी जो मैं बता रहा था, यही सारे बैंड मिलेंगे और इन्हीं बैंड को इस टेबल पर पढ़कर हम बता सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये वाला टॉपिक क्लोज होता है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ गतिशीलता के बारे में। ठीक है, तो गतिशीलता क्या होती है ये जान लीजिए कि जब हम
अभी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि चालकों के लिए यानी धातुओं के लिए, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, या यूं बात करें कि चालकों में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है, तो उसको समझाने के लिए हमने एक मॉडल पढ़ा था जिसे हमने बोला था मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में हमने यही बात करी थी कि कैसे धातुओं के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा था, उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला था, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर किस प्रकार से स्वतंत्र रूप से गति कर रहा था। ठीक है, तो जब हमने उसमें यानी कि चालक में कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर शुरुआत में जब वो गति कर रहे थे तो वो धनावेशित परमाणु से टकरा रहे थे, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे थे, और लास्ट में उनकी गति बहुत ही मंद यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि वो स्थिर अवस्था में आ गए थे। लेकिन जैसे ही हमने वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया, जैसे ही वैद्युत क्षेत्र लगाया, हुआ क्या, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करने लगे, उसके इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, तो वो एक विद्युत धारा का रूप ले लिया उन्होंने। ठीक है, लेकिन अब यहां पे हम एक नया टर्म जो है इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि गतिशीलता क्या होती है। ठीक है, तो गतिशीलता को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देखिए यहां पे क्या लिखा है, म्यू। गतिशीलता को हम लोग किससे लिखते हैं, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन ई, यानी कि जब हमने चालक के सिरों के मध्य कोई बैटरी या कोई सेल जोड़ा, तो सेल या बैटरी का जो विभव होता है वो चालक के किनारे पर आरोपित हो गया। तो चालक के किनारों पर लगा हुआ विभव, ठीक है, या चालक के सिरों पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे जो Vd है वो क्या है, वो उनका अनुगमन वेग है। ठीक है, तो अनुगमन वेग और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या बोलते हैं, उसकी गतिशीलता बोलते हैं। और इसको अगर हम अच्छे से परिभाषित करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम E को 1 सेट कर देते हैं। ठीक है, यदि E बराबर हो जाए 1 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, तो यहां पे रखिए जरा, तो कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू Vd हो जाएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी चालक के सिरों के मध्य एकांक वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, तब उस चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग उस इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के बराबर होता है। एक बार फिर समझेंगे इसे। ठीक है, यदि किसी चालक के सिरों के मध्य एकांक वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, तब चालक के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। ठीक, ये मोबिलिटी की डेफिनेशन होती है। ठीक, चलिए भाई, अब इसमें देखिए गतिशीलता एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका मात्रक क्या निकलेगा इसका, जरा देखिए, Vd का मात्रक क्या होता है, Vd एक वेग है ना, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ठीक, और इसका मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन में वोल्ट, और विमा भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रोसेस से निकल जाएगी जैसे हम लोग आज तक निकालते हैं। ठीक है, और ये अदिश राशि है। ओके दोस्तों, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, प्रतिरोधों या प्रतिरोधकों की ताप पर निर्भरता। ठीक है, प्रतिरोधकों की ताप पर निर्भरता यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे, ये होता क्या है, या फिर हम लोग इसे क्यों पढ़े, वही बात आ गई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी तक जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि ओम के नियम की हमने व्याख्या करी थी। ठीक है, और किसके आधार पे, वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे। तो जब हमने लास्ट में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे ओम के नियम की व्याख्या की थी, तो R बराबर कितना निकल के आया था, R बराबर निकल के आया था me इंटू एल अपॉन में NaE स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक है, इसमें हमने बताया था अगर आप चालक पदार्थ की या धातु की ताप में वृद्धि करेंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी, तो वो तेजी से भागेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जल्दी जल्दी टकराएंगे तो टाउ का मान कम हो जाएगा। टाउ क्या होता है, दो टक्करों के बीच का समय, अगर जल्दी जल्दी टकराएंगे तो दो टक्करों के बीच में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। टाउ कम होगा तो R का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, धातुओं के लिए बोल रहा हूं। ठीक, धातुओं के लिए, चालकों के लिए ऐसा ही होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, और यहां से जस्टिफाई हो रहा है कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके रिवर्स उल्टी बात भी कर लेते हैं। ठीक है, चालकों के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है, लेकिन
अर्धचालकों के लिए क्या होता है दोस्तों, अर्धचालकों में उल्टा ही होता है। अर्धचालकों में अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होता है। ठीक, क्यों होता है ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में, जब अर्धचालकों की बात की जाएगी। ठीक, ओके, इसी से जुड़ा हुआ फैक्ट था तो मैंने यहाँ पे रिकॉल कर दिया, वहां हम लोग डिटेल में समझेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक, ओके, अब देखिए, अगर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ठीक है ना, हमको इसके लिए कोई एक फॉर्मूला भी चाहिए। हमको क्या चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, आर टी बराबर आर नॉट, इसे आर जीरो भी पढ़ते हैं, आर नॉट भी पढ़ते हैं, जो आपकी इच्छा आप इसे बुला सकते हैं। ठीक है, तो आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमें बता सकता है कि अगर अभी प्रतिरोध इतना है तो 30 या 40 डिग्री बढ़ने के बाद प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए, R इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। आर क्या है, सॉरी आर टी क्या है, आर टी मतलब आर होता है प्रतिरोध, टी मतलब टी डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध। ठीक है, जरा पढ़िए इसको, क्या लिखा है, आर टी का मतलब टी डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध। ठीक है, आर नॉट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, अल्फा मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक, और टी मतलब ताप में वृद्धि। ठीक है, तो चारों चीजों का मतलब समझ लीजिएगा। आर टी का मतलब टी डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, आर नॉट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध, अल्फा मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक, और टी मतलब ताप में वृद्धि। चलिए भाई, ठीक, अच्छा, प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हैं या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें अल्फा की बात करनी है, हमें अल्फा की परिभाषा देनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, यहीं से हम लोग इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। ठीक है, टी क्या है दोस्तों, ताप में वृद्धि। यदि ताप में होने वाली वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, या अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो केल्विन में भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, पक्का ना, क्योंकि अगर मान लीजिए 57 डिग्री से 58 डिग्री हो गया है तो उधर केल्विन भी 1 केल्विन बढ़ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब हम लोग बोलेंगे, यही समझ लेते हैं इसको, यदि t बराबर कितना हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस आर नॉट अपॉन में आर नॉट। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे इसे, हम बोलेंगे किसी चालक पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन, प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि अपॉन या डिवाइडेड बाय प्रारंभिक प्रतिरोध, उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक, चलिए एक बार इसे समझते हैं फिर से। यदि किसी चालक पदार्थ के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाए, तब चालक के प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक प्रतिरोध के अनुपात को चालक पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक, सिंपल है, तो यहां से परिभाषा आपकी बन जाएगी। अल्फा की परिभाषा कभी अलग से पूछते हैं 1 नंबर में, तो अगर अल्फा की परिभाषा आपसे 1 नंबर में पूछी जाएगी, ये फॉर्मूला लिखिएगा, डायरेक्ट ये लिखिएगा, जो मैंने बोला वो लिखिएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके आगे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो इस परिपथ में विद्युत ऊर्जा क्या है समझते हैं। आपको इतना तो पता ही होगा ना कि ये सब जो वायर हैं, ये सब जो तार के माध्यम से मैंने जोड़ के परिपथ बनाया हुआ, ये तार भी क्या है, चालक पदार्थ के हैं ना, क्योंकि अगर ये चालक पदार्थ के नहीं होंगे तो सपोज करिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर, मतलब इस पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन ही तो गति करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गति कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये चालक पदार्थ का नहीं हुआ ये तार जिससे मैंने जोड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये समझने लायक है, ये जो मैंने जोड़ा है, ये वायरिंग की है, ये वायरिंग क्या है, चालक पदार्थ के ही वायर बने होते हैं, और ये भी चालक पदार्थ है। ठीक है, इनके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, भागेंगे इधर से। ठीक, चलिए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ये गति करना प्रारंभ कर देंगे। चलिए भाई, ये इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर दिए। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल के ऋणात्मक सिरे से निकलेगा और गति करता हुआ प्रतिरोध से क्रॉस करता हुआ
सेल के धनात्मक सिरे पर आ जाएगा। फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, फिर सेल के ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ऐसे चलते रहेंगे। और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलेंगे करंट उसके अपोजिट आएगी। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहे हैं, इधर जाके ऐसे गति कर रहे हैं, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। किसकी दिशा? धारा की दिशा। धारा किधर से निकलेगी? धारा हमेशा सेल के धनात्मक सिरे से निकलेगी और घूम फिर के सेल के ऋणात्मक सिरे तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, हम शॉर्टकट अपने समझने के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट अपने मन में बिठा सकते हैं कि सेल के धनात्मक सिरे से धारा निकलेगी और घूम के ऋणात्मक सिरे पर पहुंचेगी। ऐसा हमने माइंड सेट कर लिया अपना, ताकि हमको जल्दी से डिसीजन लेने में आसानी हो। ठीक है, वरना टाइम लगेगा। देखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, उसके जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन बनाएंगे। ये सब नहीं करना है, अपने दिमाग में केवल इतना बैठा लीजिए, सेल जोड़ें चाहे बैटरी जोड़ें, हमेशा करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर घूमती हुई निगेटिव टर्मिनल पर वापस आएगी। ठीक है, चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, विद्युत ऊर्जा। हाँ देखिए, अब आपने सोचा ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ऋणात्मक सिरे से निकला और घूमता हुआ प्रतिरोध को क्रॉस करता हुआ वापस सेल के धनात्मक सिरे पर आ गया। ठीक है, तो इसने दोस्तों जो काम किया है, ठीक है, इसने जो कार्य किया है, उस कार्य को करने में इलेक्ट्रॉन ने यहां से वहां तक पूरा घूम आया ना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ने जो ये काम किया है, इस काम को करने में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा कहां से मिली होगी? ऊर्जा मिली है सेल से। ठीक है, तो मतलब हमारा कहने का मतलब क्या है कि सेल जो है वही तो इलेक्ट्रॉनों को पूरे परिपथ में गति करा रहा है। ठीक है, तो जो सेल पूरे इलेक्ट्रॉनों को पूरे परिपथ में गति करा रही है, तो सेल गति कराने में जो भी कार्य करेगी वही कार्य सेल की विद्युत ऊर्जा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग परिभाषा में क्या बोल सकते हैं कि किसी परिपथ में एकांक आवेश को, किसी परिपथ में एकांक आवेश को गति कराने में सेल द्वारा किए गए कार्य को सेल की विद्युत ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर समझेंगे इसे। ठीक है, किसी एकांक आवेश को किसी परिपथ में, मतलब संपूर्ण परिपथ में, किसी एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में गति कराने में किए गए कार्य को सेल की विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अब देखते हैं हम लोग। अब जरा सपोज करिए आपने यहां पे सेल जोड़ रखी है, इसका मतलब सेल के किनारों पर विभव कितना है? सेल के किनारों पर विभव जो है वो V वोल्ट्स है। ठीक है, सेल के किनारों पर विभव कितना है? V वोल्ट है। अब जब सेल के किनारों पर V वोल्ट विभव है, तो हमको करना क्या है? इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर पूरा घुमाकर लाना है और इस पॉइंट पे रखना है। ठीक है, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में विभवांतर V है, तो किया गया कार्य कितना होगा? P इज इक्वल टू W/Q। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला तो दूसरे चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि अगर दो पॉइंट के बीच में विभव V है, तब उन दोनों बिंदुओं के बीच किसी आवेश को गति कराने में किया गया कार्य Q इंटू V के बराबर होता है। ठीक है, दो बिंदुओं जिनके बीच विभवांतर V है, उन दो बिंदुओं के मध्य किसी आवेश Q को गति कराने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू Q इंटू V होगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ किया गया कार्य निकालिए, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इंटू V। ठीक, अब यहां से हम लोग एक फॉर्मूले की बात करेंगे। हमने पढ़ रखा है कि Q बराबर कितना होता है? Q बराबर होता है I इंटू T, लेकिन यहाँ पे कैपिटल I और स्मॉल I वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सी करंट मिलेगी? यहाँ पे हमें डीसी मिलेगी, यानी डायरेक्ट करंट मिलेगी, दिष्ट धारा मिलेगी। और दिष्ट धारा को हम लोग कैपिटल आई से लिखते हैं, ना कि स्मॉल आई से। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आई टी, यहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा V और Q की जगह आई टी। ठीक, चलिए भाई, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिया था, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, और अभी हमने क्या बोला? अभी हमने बोला कि जितना कार्य सेल को करना पड़ेगा वही कार्य किसके बराबर होगा? उसकी ऊर्जा के बराबर होगा, यानी E इज इक्वल टू W इक्वल VIT। ये तो एक फॉर्मूला हुआ, लेकिन आपको पता है कि V बराबर कितना होता है? V बराबर I इंटू R भी होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखिए V और I के टर्म्स में है। एक्चुअल में इसी फॉर्मूले को हम लोग 3 प्रकार से लिखेंगे। पहला फॉर्मूला V और I के टर्म्स में होगा, दूसरा फॉर्मूला I और R के टर्म्स में होगा, तीसरा फॉर्मूला R और V के टर्म्स में होगा। ठीक है, चलिए भाई, अब हम क्या करने वाले हैं?
V और I के टर्म्स में फॉर्मूला है VIT। अब हम इसी फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिड्यूस करेंगे एक दूसरे फॉर्म में और उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, IR में। ठीक है, V की जगह IR पुट कर दीजिए। V की जगह IR पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, यहां पे रखेंगे IR और ये बन जाएगा I² RT। ठीक है, I² RT। ठीक, ये देखिए इस फॉर्मूले में I आ रहा है, R आ रहा है, V गायब हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, V और R के टर्म्स में फॉर्मूला जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट करेंगे, यहां पे हमें V और R चाहिए, I नहीं चाहिए। इसी फॉर्मूले को देख लीजिए, अगर यहां से हम I को हटा दें, V को ले आए तो क्या करना पड़ेगा, I की वैल्यू यहां से निकालिए, I बराबर कितना आएगा, V/R आएगा। यहां पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा, V और इस I की जगह रखेंगे V/R और इसकी जगह रखेंगे T, तो V²/RT हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा V²T/R। ठीक, चलिए भाई इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे एक चीज पूछी जाएगी, मैं पूछूंगा फिर से। ठीक है, सभी टॉपिक बताने के बाद पूछ रहा हूं। ठीक है, इसका मात्रक क्या है, विमा क्या है, अदिश या सदिश जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ऊर्जा लिखी है ना, बस बात खत्म। मैंने कहा था कि ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो, किसी भी रूप में हो, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही रहेगा, जो विमा होती है वही रहेगी, और सभी प्रकार की ऊर्जाएं अदिश राशि होती है। तो ये भी कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। तो अदिश राशि है, मात्रक जूल है, और विमा क्या है, mL/T-2। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की। हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, चालक या धातु एक ही चीज है, क्योंकि सारी धातुएं चालक होती हैं। ठीक है, चलिए चालक धातु में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। आपको पता है जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं वो चालक धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक, अब यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हैं, चालक मतलब धातु। ठीक है, धातुएं चालक होती हैं। ठीक है, और आपने अभी पढ़ा कि अगर चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाए या वो किसी भी कारण से बढ़ जाए, अगर ताप बढ़ेगा चालक का तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। बिल्कुल, तो खैर वो तो दूर की बात है, वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे हमको ये जानना है कि अगर किसी भी चालक में हमें विभव पता है, कितने विभव पर कितनी धारा जा रही है, उस चालक का प्रतिरोध कितना है, और हमसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, आइए हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, किसी भी परिपथ में लगे विद्युत स्रोत की विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, E = W = VIT = I² RT = V²/RT। ठीक, चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये सभी जो वैल्यूज आएंगी वो किस में आएगी, वो जूल में आएगी ना, वो जूल में आएगी। अच्छा, अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब हम हीट के बारे में बात करने वाले हैं। और जब हम हीट के बारे में बात करेंगे तो हीट मतलब हीट भी तो एक प्रकार की एनर्जी होती है ना। तो ऊष्मा को हम लोग किस में नापते हैं, ऊष्मा को हम लोग नापते हैं कैलोरी में। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ रखा है कि 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18, या फिर कुछ लोग इसे 2 भी लिखते हैं, 4.2। ठीक है, तो 4.2 जूल। ठीक, चलिए अच्छा, तो हमको इतना पता है कि अगर परिपथ में 20 वोल्ट वाली कोई सेल लगी हो, I धारा प्रवाहित हो रही हो और T समय तक प्रवाहित हो रही हो, तो उसमें विद्युत ऊर्जा का मान VIT या I² RT या V²/R × T होता है। ठीक है, लेकिन ये सारा मान जूल में आ रहा है। अब हम यहां से कन्वर्ट कर सकते हैं, जरा निकालिए। 1 जूल बराबर कितना आएगा, 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, अब आप समझिए 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, तो यहां से हम हीट निकालेंगे तो कितनी आएगी, अगर जो ऊर्जा है वो E हो तो ये E/4.2 आएगा। ठीक, और ये बन जाएगा आपका VIT अपॉन में 4.2 इक्वल I² RT अपॉन में 4.2 इक्वल V²T/4.2 × R, और ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा कैलोरी में।
ठीक है। कन्वर्जन के लिए ये फैक्टर मस्ट है, आना ही चाहिए, याद होना चाहिए, 11वीं क्लास की चीज है, ठीक है। और यहां से h इक्वल e अपॉन 4.2 इक्वल वी आई टी अपॉन 4.2 आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 वी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 इंटू आर, ठीक है। ये फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।